हेलो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली हमारी आरएएस प्री व राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई एग्जाम के लिए आज 24 क्रेडिट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर 7वां दोस्तों आपके सामने लेकर आ चुका हूं। जो दोस्तों बहुत ही शानदार, बड़ा गजब और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है, जहां से दोस्तों आपकी एग्जाम में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड कर दोस्तों ये मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। इससे पहले दोस्तों 6 मॉडल पेपर हो चुके हैं, अगर नहीं देखा तो दोस्तों उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं दोस्तों इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। क्या बोल रहा है, बेराट के बौद्ध मठ और दोस्तों अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान दोस्तों कौन कौन से हैं। राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान की बात हो रही है दोस्तों, कौन कौन से हैं। बेराट, लालसोट, शेरगढ़ या नगरी, या दोस्तों बड़नगर, आसपुरा, बुरी या बैंसलाना, या बेराट, जोधपुरा, गणेश्वर या बालेश्वर, या दोस्तों लाटा, बेराट नगर या अहिरवाला या नागौर। हमारे राजस्थान में दोस्तों जो बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान है वो दोस्तों बेराट है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। लालसोट भी है जो हमारे दोस्तों दौसा में पड़ता है, शेरगढ़ भी है और दोस्तों नगरी भी है। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, इसमें कतई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखिए बेराट सभ्यता से दोस्तों नोट करना, मैं क्या बोल रहा हूं, मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों, नोट करते जाएगा भाई। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौर्यकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हैं। इसी बेराट सभ्यता से दोस्तों यूनानी संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हैं, यूनानी संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हैं। और इसी बेराट सभ्यता से दोस्तों बौद्ध संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हैं भाई, है ना, बौद्ध संस्कृति के दोस्तों अवशेष प्राप्त हैं। और इसी सभ्यता से दोस्तों महाभारत कालीन अवशेष भी प्राप्त हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि महाभारत कालीन अवशेष किस सभ्यता से दोस्तों प्राप्त हुए हैं, तो बेराट सभ्यता से प्राप्त हैं। क्योंकि दोस्तों पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास है ना, वो इसी सभ्यता में दोस्तों बिताया था, इसलिए दोस्तों यहाँ पर महाभारत कालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और दोस्तों बात करें बेराट सभ्यता की, तो बेराट सभ्यता दोस्तों जयपुर जिले में बाणगंगा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। बाणगंगा नदी को रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम इसके उत्खननकर्ता की बात करें तो दोस्तों आपको याद करना है KND, जो मैंने आपको कॉपी पर बता रखा हूं। देखिए के का मतलब कैलाशनाथ दीक्षित, एन का मतलब नील रतन बनर्जी, डी का मतलब दयाराम साहनी। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप इसका उत्खनन करता याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी बेराट सभ्यता की देखिए दोस्तों एक पहाड़ी का नाम है बीजक की पहाड़ी, नोट करना, बीजक की पहाड़ी। इस बीजक की पहाड़ी से दोस्तों 1837 में कैप्टन बर्ट ने दोस्तों, है ना, कैप्टन बर्ट ने दोस्तों 1837 में बाबरू शिलालेख की खोज की थी भाई, बाबरू शिलालेख की खोज की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। जिस पर दोस्तों 3 अक्षर लिखे हुए थे, बुद्ध, संघ और दम। ठीक है, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। इसी बेराट सभ्यता से दोस्तों 16 मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई थी, मेनांडर की मुद्राएं दोस्तों प्राप्त हुई थी इसी बेराट सभ्यता से, सूती कपड़े में लिपटी हुई, मतलब सूती कपड़े के अवशेष भी दोस्तों बेराट सभ्यता से मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, नोट करना। अगर दोस्तों ऐसा किसने कहा था कि आजादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है, आजादी के बाद जो कुछ हमने दोस्तों पाकिस्तान को देकर खोया है, उससे भी कहीं अधिक हमने बेराट सभ्यता को खोज के पाया है। यह कथन किसका है, तो डॉक्टर सत्यप्रकाश है, डॉक्टर सत्यप्रकाश का है दोस्तों ये कथन, डॉक्टर सत्यप्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आरएस में भी पूछा गया है, एसआई में भी पूछा गया है, दोनों में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। भविष्य में दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेराट सभ्यता की कंप्लीट डिटेल दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें क्या करना है, मिलान करना है। देखिए सूची फर्स्ट मतलब दोस्तों अरावली पर्वतमाला की चोटियों का नाम दे रखा है। देखिए जो अरावली पर्वतमाला की चोटी है बब्बई, ये दोस्तों किस जिले में पड़ती है, हमारी जयपुर जिले में पड़ती है भाई। ठीक है, और दोस्तों तारागढ़ किस जिले में पड़ती है, मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, तो तारागढ़ जो अजमेर जिले में पड़ती है, और अचलगढ़ दोस्तों हमारी सिरोही जिले में पड़ती है। ठीक है, और दोस्तों जो दरगाह है ना, ये दोस्तों हमारी उदयपुर में पड़ती है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर लेना। देखिए मैं आपको इनकी दोस्तों ऊंचाई भी बता देता हूं, ठीक है ना, साथ ही साथ इनकी ऊंचाई की भी बात कर लेते। तो दोस्तों जो बब्बई है इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, 780 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके अलावा मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों तारागढ़ की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों 872 मीटर दोस्तों इसकी ऊंचाई है। अचलगढ़ की बात करें, है ना, तो दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, 1380, अचलगढ़ की 1380। और दोस्तों दरगाह की बात करें, ये दोस्तों उदयपुर में स्थित है और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1431 भाई। इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर लेना। देखिए इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अरावली पर्वतमाला की मुख्य प्रमुख चोटियों का दोस्तों अवरोही क्रम बता देता हूं दोस्तों, जिंदगी में कभी आपसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए 1 नंबर पे आप नोट कीजिएगा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में। 2 नंबर पे आती है शेर, जिसकी दोस्तों ऊंचाई है 1597 मीटर, ये भी दोस्तों हमारी सिरोही में स्थित है। 3 नंबर पे आती है देलवाड़ा, ये तीनों चोटी दोस्तों सिरोही में स्थित है।
और देलवाड़े की ऊंचाई दोस्तों 1442, नोट करते जाएगा 1442। 4 नंबर पे आती है ये हमारी जरगा वाली, जिसकी 1431 में आपको बता दिया उदयपुर में स्थित है ना। 5 नंबर पे आती है दोस्तों अचलगढ़। अचलगढ़ ये दोस्तों ये अचलगढ़ कहाँ पे स्थित है, ये भी दोस्तों सिरोही में स्थित है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है भाई अचलगढ़ की, 1380 है ना। ये आ गई दोस्तों 5 नंबर पे। 6 नंबर पे आती है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की दोस्तों ऊंचाई है 1224 है ना मीटर। इसके अलावा दोस्तों रघुनाथगढ़ 7 नंबर पे कौन सी आती है भाई, रघुनाथगढ़। 1 मिनट दोस्तों, रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ जो दोस्तों उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, रघुनाथगढ़ नोट करते जाएगा। और इसकी ऊंचाई दोस्तों 1055 मीटर भाई, ठीक है, रघुनाथगढ़ की, है ना। 7 नंबर पे आती है दोस्तों, सॉरी 8 नंबर पे आते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश जो दोस्तों सिरोही में स्थित है, इसकी ऊंचाई दोस्तों 1017 मीटर दोस्तों ऋषिकेश पर्वत चोटी की ऊंचाई है। इसके बाद 9 नंबर पे आते हैं कमलनाथ। कमलनाथ दोस्तों नोट करते जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कमलनाथ की दोस्तों ऊंचाई कितनी है, 1001 मीटर दोस्तों। और हमारी 10 नंबर पे आती है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ की ऊंचाई दोस्तों 938, नोट करिएगा 938 सज्जनगढ़ के। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर पे आती है कौन सी हमारी, टोडगढ़। टोडगढ़ की ऊंचाई कितनी है भाई, 933 है ना, 933 टोडगढ़ की। उसके बाद दोस्तों टोडगढ़ के बाद में नंबर आता है खोखा, खो पर्वत चोटी दोस्तों जयपुर में, और इसकी ऊंचाई दोस्तों 930 है, 930 खो की हो गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक पर्वत चोटी है सायरा नोट करना। सायरा कितने नंबर पे, 13 नंबर पे आती है सायरा। और सायरा का नाम आता है दोस्तों 900 मीटर के मामले में, ठीक है। सायरा की कितनी ऊंचाई है, 900 मीटर। उसके बाद दोस्तों 14 नंबर पे नंबर आता है हमारा तारागढ़ का, है ना। ये दोस्तों तारागढ़ जो दोस्तों मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों 873 मीटर, ठीक है, 873 मीटर। और दोस्तों 15 नंबर पे आता है डोरा पर्वत, है ना। ये दोस्तों हमारा पड़ता है भाई जालोर में पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 869 मीटर दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आप इसको याद कर लेना। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको सम्मिलित कर लीजिएगा, ठीक है। बम्बई कहां पे पड़ती है, जयपुर में, तारागढ़ अजमेर में, अचलगढ़ दोस्तों सिरोही में, और जरगा उदयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हो रही है। क्या बोल रहा है कि दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से हमें मिलान करना है। देखिए खमनोर की पहाड़ी से दोस्तों कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो खमनोर की पहाड़ी से दोस्तों हमारी किस नदी का उद्गम होता है भाई, खमनोर की पहाड़ी से तो बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों, जिसे वन की आशा के नाम से जाना जाता है, बनास नदी, ठीक है। ये हो गई हमारी बनास नदी, है ना। बेराट की पहाड़ी से दोस्तों किस नदी का उद्गम होता है भाई, बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। तो बी में आ जाएगा 4th बाणगंगा, जो बाणगंगा नदी को रुंडी सरिता के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जिस पर कौन सी सभ्यता स्थित है, अभी बताया था ना मैंने आपको, बेराट सभ्यता, ठीक है। बेराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी पर दोस्तों नोट करना आहड़ सभ्यता स्थित है, आहड़ सभ्यता स्थित है। इसके अलावा खंडेला की पहाड़ी से दोस्तों कांथली नदी का उद्गम होता है, जिस पर दोस्तों गणेश्वर सभ्यता स्थित है, गणेश्वर सभ्यता स्थित है ना, नीम का थाना सिक्कर में। इसके अलावा सेवर की पहाड़ियां जो दोस्तों उदयपुर में है, और सेवर की पहाड़ी से दोस्तों साबी नदी का उद्गम होता है। साबी नदी पर दोस्तों जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है, जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित करना। इसके अलावा दोस्तों देखिए और अन्य नदियों की अगर हम बात करें तो दोस्तों नोट करना, लूणी नदी का उद्गम कहां से होता है, तो अजमेर के नाग पहाड़ से दोस्तों लूणी नदी का उद्गम होता है भाई, ठीक है। ये हो गया लूणी नदी के बारे में। माही नदी की बात करें तो माही नदी का उद्गम दोस्तों एमपी की, मध्य प्रदेश की विंध्याचल की पहाड़ी से माही नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी की बात करें, हम चंबल नदी की बात करें, चंबल नदी का उद्गम दोस्तों एमपी की जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है भाई, ठीक है। इस प्रकार इसको याद रख लेना। अगर गग्गर नदी की बात करें, गग्गर नदी का उद्गम दोस्तों शिवालिक की पहाड़ी से होता है, हिमालय की शिवालिक की पहाड़ी से दोस्तों गग्गर नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम साबरमती नदी की बात करें, तो दोस्तों उदयपुर की कोटड़ी गांव की पहाड़ी से, कोटड़ी गांव की पहाड़ी से दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम होता है भाई, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप इसको सम्मिलित कर लेना। खमनोर की पहाड़ी से बनास नदी का उद्गम, बेराट की पहाड़ी से बाणगंगा नदी का उद्गम, खंडेला की पहाड़ी से कांथली नदी का, और सेवर की पहाड़ी से साबी नदी का उद्गम होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोल रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों का सही आरोही क्रम पूछ रहा है दोस्तों, अवरोही क्रम नहीं पूछ रहा। अवरोही क्रम का मतलब हो जाएगा दोस्तों सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिले, फिर उससे कम, ये पूछ रहा है दोस्तों आरोही क्रम का मतलब हो गया सबसे कम जनसंख्या वाला, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। देखिए इसमें दोस्तों आरोही क्रम वाले जिलों का क्रम पूछ रहा है, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, देखिए जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, है ना। जयपुर, जोधपुर दोस्तों, अलवर, नागौर ये होते हैं सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले जिलों का क्रम। सबसे ज्यादा जयपुर जिले की जनसंख्या है, फिर जोधपुर की आ गई, फिर दोस्तों अलवर की आ गई, फिर आ गई नागौर की। हम दोस्तों इधर से देखेंगे, है ना, पूर्व साइड से देखेंगे हम, पूर्व साइड से दोस्तों, तो ये आरोही क्रम हो जाएगा, है ना। अगर दोस्तों पश्चिम साइड से देखते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। तो ये उत्तर नंबर 3 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जयपुर जिले की है, फिर जोधपुर की, फिर अलवर की, फिर नागौर की, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है, मतलब दोस्तों सबसे ज्यादा कम जनसंख्या किस जिले की है, तो नंबर आता है दोस्तों जैसलमेर, 1 नंबर पे आता है भाई जैसलमेर। 2 नंबर पे आ जाएगा प्रतापगढ़, है ना। और दोस्तों 3 नंबर पे आ जाएगा सिरोही,
सिरोही, और 4 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों बूंदी। ये दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों का अवरोही क्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि 1925 में दोस्तों अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। भाई अखिल भारतीय जाट महासभा का जो अधिवेशन है वो दोस्तों अजमेर पुष्कर में आयोजित हुआ था। उत्तर नंबर 4 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो दोस्तों नोट करना, भरतपुर के महाराजा कृष्ण सिंह ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस बात का दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो दोस्तों नोट करना 1931 में हुई थी। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई। ठीक है, ये अखिल भारतीय जाट महासभा और राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा अलग अलग है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, कंफ्यूजन तो दोस्तों हमें रखना ही नहीं है। दोस्तों ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट दोस्तों लोग आपको पेड कोर्स में प्रोवाइड नहीं कराते होंगे दोस्तों, स्टूडेंट से भारी भरकम दोस्तों फीस लेकर दोस्तों ऐसा कंटेंट नहीं दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका भाई आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स दोस्तों बिना कोई ताम जाम दोस्तों Q50 जीके पर आपको एक यूनिक एक जेन्युइन कंटेंट दोस्तों देखने के लिए मिलता है। तो भाई आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइबर करना। अगर दोस्तों आप पहली बार में दोस्तों अगर आप हमारी RAS प्री दोस्तों अगर आप क्लियर करना चाहते हो, पहली बार में दोस्तों अगर PSI का दोस्तों पहला पेपर दोस्तों क्लियर करना चाहते हो, तो दोस्तों ये मॉडल पेपर है आपकी एग्जाम तक दोस्तों। अगर आपने कंटिन्यू वॉच किए तो दोस्तों किस्मत की इतनी औकात नहीं कि आपके सिलेक्शन को रोक देगी। तो दोस्तों कंटिन्यू बने रहना। देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहां पर देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस जिले में कोई नदी दोस्तों प्रवाह नहीं होती है। देखिए कोई जैसे 2 जिले हैं दोस्तों राजस्थान में, कौन कौन से, एक तो दोस्तों बीकानेर हो गया, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल से हो जाएगा, एक आ जाएगा चूरू। भाई ये 2 जिलों में दोस्तों राजस्थान में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, जोधपुरी सापा दोस्तों को प्रसिद्धि करने का श्रेय दोस्तों किसे दिया जाता है। महाराजा केसर सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह को, महाराजा उदय सिंह को या महाराजा सुमेर सिंह को। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या आ जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महाराजा जसवंत सिंह को दोस्तों जोधपुरी सापा को प्रसिद्ध करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है ना, इसी का टाइम का है। अब जसवंत सिंह द्वितीय दोस्तों मारवाड़ में 2 थे, ध्यान रखना, एक ये जसवंत सिंह महाराजा 2 थे मारवाड़ में, एक तो जसवंत सिंह प्रथम और एक जसवंत सिंह द्वितीय। ये दोस्तों बात हो रही है जसवंत सिंह द्वितीय की। ठीक है ना, और इसी जसवंत सिंह द्वितीय की याद में दोस्तों इसके पुत्र सरदार सिंह ने, नोट करना, इसके पुत्र दोस्तों महाराजा सरदार सिंह ने दोस्तों जोधपुर में किसका निर्माण करवाया भाई, जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जसवंत थड़ा का निर्माण करवाया, जिसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, कोकरू आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है, कान में, कलाई में, गर्दन में, दांत में। देखिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोकरू आभूषण कान में पहना जाता है। ठीक है, इसके अलावा कान के मुख्य आभूषण दोस्तों कौन कौन से जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, नोट करना, एरंग पत्तो दोस्तों ये भी एक कान का आभूषण है। इसके अलावा दोस्तों पीपल पन्ना ये भी कान का आभूषण है। ये हाईलाइट आभूषण है जो दोस्तों कान से संबंधित पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक आभूषण और है अंगोटिया दोस्तों ये भी एक कान का आभूषण है। और इसके अलावा दोस्तों छेलकड़ी, एक आभूषण और है छेलकड़ी दोस्तों कान का आभूषण है। और भाई सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सुरठिया ये भी दोस्तों कान का आभूषण है भाई। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए कान के आभूषण, उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, देखिए कितना गजब का प्रश्न दोस्तों। प्राचीनतम पंचमारक सिक्कों का समय दोस्तों क्या है, प्राचीनतम पंचमारक सिक्के। देखिए पंचमारक सिक्के क्या होते हैं दोस्तों, इनको आहत सिक्के भी कहते हैं दोस्तों, आहत सिक्कों के नाम से भी इनको जाना जाता है राजस्थान में। ठीक है, आहत सिक्के दोस्तों इसको कहते हैं भाई, है ना। और इसके अलावा दोस्तों ये होते क्या है, किसे कहते हैं आहत सिक्के या पंचमारक सिक्के, तो दोस्तों राजस्थान के सबसे प्राचीनतम सिक्कों को दोस्तों क्या कहते हैं, पंचमारक सिक्के या आहत सिक्के कहते हैं। और इनका समय क्या है दोस्तों, तो 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व दोस्तों, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। रट लेना, RS के लिए दोस्तों रामबाण क्वेश्चन है, रट लेना दोस्तों। ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट है दोस्तों आपकी एग्जाम में दोस्तों। अगर आप भाई, मैं कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आप दोस्तों अभी से दोस्तों अगर आप एक लेवल ऊपर की तैयारी करोगे ना, तो दोस्तों किस्मत की इतनी औकात नहीं कि दोस्तों आपके सिलेक्शन को रोक दे। आप क्वेश्चन को देखते दोस्तों आपकी एग्जाम में आप क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करोगे, ये मेरा दोस्तों आपसे वादा है दोस्तों। ठीक है ना, तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले कि पंचमारक सिक्के या आहत सिक्के किस प्राचीन सभ्यता से दोस्तों राजस्थान में प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों उस सभ्यता का नाम आता है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता से दोस्तों पंचमारक सिक्के या आहत सिक्के दोस्तों प्राप्त हुए। और कितनी संख्या में प्राप्त हुए हैं, तो 8 दोस्तों 8 पंचमारक सिक्के या आहत सिक्के बेराट सभ्यता से मिले हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों कितना गजब का प्रश्न है भाई, क्या लेवल है दोस्तों क्वेश्चन का, लेवल देखिए आप। त्याग भूमि मासिक हिंदी समाचार पत्र के 64 में से
है ना। त्यागभूमि जो समाचार पत्र था उसके दोस्तों टोटल पेज कितने थे, 64 पेज थे दोस्तों, है ना। 64 में से कितने पृष्ठ दोस्तों स्त्रियों की सामाजिक जागृति के लिए आरक्षित थे। कितना गजब का प्रश्न है भाई, है ना। कितने पेज आरक्षित थे, 50, 28, 10 या 16 पेज दोस्तों। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा, 16 पेज दोस्तों। उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम त्यागभूमि समाचार पत्र की बात करें तो दोस्तों इसके संपादक कौन थे, नोट करना, हरिबाऊ उपाध्याय। हरिबाऊ उपाध्याय दोस्तों ये त्यागभूमि समाचार पत्र के क्या थे, संपादक थे। और अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री भी दोस्तों यही थे, है ना। अगर पूछ ले, काफी बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरिबाऊ उपाध्याय थे, इस बात का ध्यान रखना। और इसका प्रकाशन की बात करें तो दोस्तों इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका प्रकाशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों नोट करना, 1927 में इसका जो प्रकाशन हुआ था ना, प्रकाशन वो दोस्तों विजयदशमी के दिन हुआ था। विजयदशमी के दिन दोस्तों इसका प्रकाशन हुआ था। और कहां से हुआ था, तो दोस्तों अजमेर से इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी सी बातें दोस्तों आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 16 पेज, ठीक है। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज द्वितीय को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मतलब दोस्तों राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है, उसको दोस्तों वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। किसके द्वारा, तो दोस्तों मैंने आपको पिछले मॉडल पेपर में बताया था कि जाइका के द्वारा दोस्तों, है ना। जाइका बोलते हैं, जाइका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, इसे दोस्तों बोलते हैं हमारा जाइका संस्थान बोलते हैं, ठीक है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा दोस्तों इसको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा दोस्तों राजस्थान में 3 परियोजनाएं संचालित है भाई। कौन कौन सी है, पहली परियोजना तो दोस्तों ये हो गई, कौन सी, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। दूसरे नंबर पे दोस्तों नोट कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सी परियोजना है, तो दोस्तों दूसरी परियोजना का नाम है राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका एवं सुधार परियोजना। नोट कर लेना, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका एवं सुधार परियोजना, ये दूसरी परियोजना है। तीसरी परियोजना का नाम है दोस्तों राजस्थान फ्लोरोसिस निराकरण परियोजना। ये 3 परियोजना दोस्तों जाइका के द्वारा राजस्थान में संचालित की जा रही है, ठीक है ना। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जाइका की फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, JICA, जाइका की फुल फॉर्म भी दोस्तों पूछा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म ये होगी भाई, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए चौहान राजवंश से दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है भाई, चंदन राज की रानी दोस्तों रुद्राणी। लेवल देखिए दोस्तों आप क्वेश्चन का, चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर दोस्तों भगवान शिव या भगवान महादेव की उपासना करती थी, किस राजवंश से संबंधित थी। दोस्तों गलती से आप अजमेर के चौहान मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि अजमेर के चौहान से संबंधित नहीं थी, इसमें ऑप्शन तो नहीं है खैर अजमेर का, लेकिन अजमेर चौहान दोस्तों मत कर देना। आबू के परमार, गुजरात के सोलंकी, जयपुर के कछवा या दोस्तों शाकंभरी के चौहान। देखिए चंदन राज की रानी है वो दोस्तों चौहान राजवंश से संबंधित थी, पहली बात तो। कौन, चौहान राजवंश की दोस्तों 36 शाखाएं हैं, उनमें दोस्तों नोट करना शाकंभरी के चौहानों से दोस्तों ये संबंधित थी। उत्तर नंबर दोस्तों 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शाकंभरी के चौहान किसे कहते हैं, जो दोस्तों सांबर वाले चौहान थे ना, सांबर वाले चौहान। दोस्तों नोट करना, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा था, तो दोस्तों ये सांबर ही था, जिसको दोस्तों सांबर या सपाद लक्ष्य या दोस्तों शाकंभरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो ये दोस्तों शाकंभरी के चौहान थे हमारे, जिनकी जो चंदन राज था वो दोस्तों शाकंभरी का शासक था, उसकी रानी थी रुद्राणी, जो पुष्कर में दोस्तों प्रतिदिन भाई 1000 दीपक कितने होते हैं वो जलाकर दोस्तों भगवान महादेव की उपासना करती थी, शाकंभरी के चौहानों से संबंधित थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बता दिया हूँ कि चौहानों का मूल स्थान कौन सा था, सांबर, ठीक है ना, गलती से दोस्तों अजमेर मत कर देना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको यह क्वेश्चन पूछ ले कि चौहानों की राजस्थान में चौहान राजवंश की दोस्तों चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी भाई, राजधानी कौन सी थी, तो गलती से दोस्तों आप शाकंभरी मत कर देना भाई, गलती से शाकंभरी मत कर देना। चौहानों की प्रारंभिक राजधानी दोस्तों सबसे पहली राजधानी कौन सी थी, तो अहिछत्रपुर थी, अहिछत्रपुर थी दोस्तों। वासुदेव चौहान ने दोस्तों अहिछत्रपुर को अपनी पहली राजधानी बनाया था, और वो शाकंभरी का चौहान था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए चौहानों का मूल निवास स्थान शाकंभरी को माना जाता है और चौहानों की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर को माना जाता है। कंफ्यूज दोस्तों आपको रखना ही नहीं है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भरतपुर प्रजामंडल से, भरतपुर प्रजामंडल का पंजीकरण करने के बाद दोस्तों उसका नाम बदलकर रखा गया है ब्रज जया समिति, प्रजा परिषद, भरतपुर प्रजा परिषद या दोस्तों जमींदार किसान सभा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर दोस्तों 4, 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भरतपुर प्रजा परिषद। दोस्तों कब रखा गया, तो दोस्तों 1940 में रखा गया था दोस्तों। इसका पंजीकरण करने के बाद 1940 में इसका नाम चेंज करके भरतपुर प्रजा परिषद कर दिया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम भरतपुर प्रजा मंडल की बात करें तो दोस्तों भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना मार्च 1938 में, नोट करना, मार्च 1938 में दोस्तों किशन लाल जोशी ने
की थी? किशन लाल जोशी ने दोस्तों भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की थी। और किसकी अध्यक्षता में की थी? तो गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में, गोपीलाल यादव की अध्यक्षता में की थी। और दोस्तों कहां पर की थी? तो राज्य के बाहर रेवाड़ी में की थी भाई, जो हरियाणा में पड़ता है। रेवाड़ी में दोस्तों भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले भरतपुर प्रजा मंडल से संबंधित दोस्तों, ये जो भरतपुर प्रजा परिषद है ना, इसका प्रथम अधिवेशन दोस्तों किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है ना? इसका प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो दोस्तों जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में, जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में, जो दोस्तों मारवाड़ प्रजा मंडल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों भरतपुर प्रजा परिषद का प्रथम अधिवेशन जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में हुआ था भाई, रट लेना, ठीक है। और दोस्तों अगर पूछ ले कि भरतपुर प्रजा परिषद का विशेष अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया, तो तब दोस्तों आपको कहना है हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में, हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में दोस्तों। ये जयपुर प्रजा मंडल से संबंधित है भाई, ठीक है ना। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। विशेष अधिवेशन पूछे भरतपुर प्रजा परिषद का तो हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में, और दोस्तों और इसका प्रथम अधिवेशन पूछे तो जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा हमारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या बोल रहा है कि वाद विवाद शैली में लिखे गए ग्रंथ चोपड़ा किससे संबंधित है भाई? चोपड़ा ग्रंथ है ना, उसमें दोस्तों संत मावजी, एक संत है दोस्तों डूंगरपुर के संत मावजी के दोस्तों उपदेश है ना, संत मावजी के उपदेश है वो दोस्तों चोपड़ा ग्रंथ में संग्रहित है, ठीक है ना। और ये दोस्तों हमारे दोस्तों निष्कलंकी संप्रदाय के क्या है? प्रवर्तक है, निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक है। उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संत मावजी दोस्तों निष्कलंकी संप्रदाय के प्रवर्तक है। और इसकी मुख्य पीठ दोस्तों कहां पर है? तो सावला ग्राम भाई, एक गांव पड़ता है सावला ग्राम डूंगरपुर में दोस्तों, है ना, इसकी मुख्य पीठ स्थित है। तो उत्तर नंबर 3 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर लालदासी संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों संत लालदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ना अलवर में दोस्तों, अलवर के गांव है दोलीदूब में दोस्तों, है ना, यहाँ पर संत लालदासी की प्रमुख पीठ स्थित है। ये दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं संत लालदास, ठीक है ना। इसके अलावा रामसनेन संप्रदाय की दोस्तों राजस्थान में 4 पीठें हैं। कौन कौन सी है भाई? नोट करना। सापरा भीलवाड़ा में इसकी मुख्य पीठ है, जिसके मुख्य प्रवर्तक है संत रामचरण दास जी, ठीक है। इसके अलावा सिंगतल बीकानेर में दोस्तों इसकी दूसरी पीठ है, जिसके मुख्य प्रवर्तक कौन है? संत हरिराम दास जी, ठीक है। तीसरी पीठ दोस्तों रामसनेन संप्रदाय की है दोस्तों रेण दोस्तों नागौर में पड़ती है, और इसके मुख्य प्रवर्तक है संत दरियाव जी, ठीक है। इसके अलावा चौथी पीठ दोस्तों इसकी खेड़ापा जोधपुर में है, जिसके मुख्य प्रवर्तक कौन है दोस्तों? संत रामदास जी, ठीक है ना। तो इस प्रकार दोस्तों, और निम्बार्क संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों सलेमाबाद अजमेर में दोस्तों इसकी मुख्य पीठ स्थित है निम्बार्क संप्रदाय की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्या होगा यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का दोस्तों सर्वाधिक प्रतिशत रहा है? देखिए नगरीय जनसंख्या दोस्तों सबसे ज्यादा किस जिले में रही है? तो भाई कोटा में रही है। उत्तर नंबर दोस्तों 4 इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे कि सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, तो दोस्तों वो भी कोटा में पाई जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या किस में है? कोटा में। तो सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या किस जिले में होगी? कोटा में। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों आपको करना है भाई डूंगरपुर में दोस्तों सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये भी दोस्तों कौन सा आ जाएगा? डूंगरपुर, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है दोस्तों क्या बोल रहा है कि जाखम नदी दोस्तों एक सहायक नदी है भाई। जाखम किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों सोम नदी की सहायक नदी है जाखम दोस्तों। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोम माई जाखम। तो दोस्तों जाखम नदी और इनके सोम माई जाखम इन 3 नदियों के संगम पर दोस्तों एक बेणेश्वर धाम स्थित है। बेणेश्वर है ना, बेणेश्वर धाम स्थित है डूंगरपुर में, जहां पर दोस्तों प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को दोस्तों आदिवासियों का कुंभ जो मेला बढ़ता है उसे दोस्तों आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। यहाँ पर एक मेला बढ़ता है डूंगरपुर में, ठीक है ना। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में माघ पूर्णिमा को प्रतिवर्ष दोस्तों मेला बढ़ता है, जिसको आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, सोम आई जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम पर, ठीक है। बाणगंगा नदी की बात करें तो दोस्तों इसको रुंडी सरिता कहते हैं, ठीक है ना। ये जिस पर हमारी बेरार सभ्यता स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे दोस्तों देखेंगे इस 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर 8वां दोस्तों जल्दी आपके सामने आएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसा 24 कैरेट कंटेंट दोस्तों आपको शायद ही कोई प्रोवाइड कराता होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक जेन्युइन एक यूनिक कंटेंट दोस्तों देखने को मिलता है। तो भाई आपका फर्ज बनता है चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर देना, कुछ नहीं जाता यार, क्योंकि एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।